रूमा को बचपन से ही हकलाने की आदत थी, जिस वजह से उसका मजाक भी बनता था। अब लोग उसके हकलाने के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके परिवार में उसके माता पिता ममता और किशन उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके हकलाने की वजह से बनता हुआ रिश्ता भी टूट जाया करता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़का अपनी माँ विमला के साथ रूमा को देखने आता है। बेटा, और बताओ कहाँ तक पढ़ी हो और क्या क्या कर लेती हो घर में? खाने में क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? जी, हमारी बेटी ने ग्रेजुएशन की है, साथ साथ सारा घर का काम भी कर लेती है, घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझती है। जी, आप अपनी बेटी को तो बोलने दीजिए, जरा मैं भी तो सुनूं अपनी होने वाली बहू की आवाज। जी वो मैं जी। अरे बेटा, घबराओ मत, आराम से जवाब दो, डरो मत, सब अपने ही है यहाँ। वो मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं घर। हाय, ये तो हकलाती है, इसे अपने घर की बहू कभी ना बनाऊं मैं। एक बात बोलने में तो साल लगा देगी ये। अरे इससे तो मेरा बेटा बात भी ना कर पाए, शादी कैसे कर लेगा? चल बेटा यहाँ से, बड़े आए हमारे साथ रिश्ता जोड़ने वाले। वह सभी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये रिश्ता भी टूट जाने के कारण उसके माता पिता और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी का हकलानापन ठीक नहीं कर सकते थे। रूमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचती है और एक दिन जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका काफी मजाक उड़ाया जाता है। उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वह दुखी मन से फुटपाथ पर चलकर अपने घर जा रही होती है कि तभी एक अजय नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे डॉक्यूमेंट सड़क पर गिर जाते हैं। क्या कर रहे हो? देखकर नहीं चल सकते? सारा वो आई एम सॉरी, पर तुम इतने धीरे धीरे डर डर कर क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मुंह की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया क्या, जो इतना रुक रुक कर चल रही है? वो मैं बचपन से ही। अरे जल्दी बोल, मुझे ऑफिस भी जाना है, मेरा बॉस मुझे मार डालेगा। मैं समझ गया तेरी गाड़ी में ही दिक्कत है, चल छोड़। देखो, मेरा डॉक्यूमेंट उठा दो। अरे खुद ही उठा लो, धक्के चलने वाली गाड़ी। हट, मुझे रोड क्रॉस करना है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से इसे टकरा गया। वह उसकी बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहती और अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने लग जाती है। तो वहीं अजय रोड क्रॉस करने लग जाता है। तभी अचानक से रूमा देखती है कि तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही होती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। अरे मैं भी जिंदा तो हूँ ना, या ये स्वर्ग का द्वार है? डॉक्टर, आप भी मर गए क्या? अरे मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे मेरे लिए। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और तुम सच में आँख से अंधे हो। तुम्हें वो तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी नहीं दिखी? क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गई। इन्होंने आपकी जान बचाई है, इनका धन्यवाद कीजिए, वरना अगर आज ये नहीं होती ना तो सच में आप स्वर्ग में होते। अच्छा, थैंक यू यार, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हें तो मैं कभी भूल नहीं सकता, लेकिन मुझे जैसे ही होश आया मुझे तो लगा बस मैं अब परलोक सिधार चुका हूँ। हाँ चलो, अब ठीक हो जाओ और अपने घर जाओ। हाँ हाँ, वैसे तुम हकलाती हो पर दिल की अच्छी हो, सच में यार। जी बिल्कुल, इंसान के अंदर की कमी होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसे धिक्कारने लगे। खैर, अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल सही, क्या बात कही तुमने। तुम बेशक टाइम लगा रही हो पर बात बहुत अच्छी बोलती हो। ओह, अरे मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। और क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि मैं तुम्हारा एहसान उतार सकूं? प्लीज मना मत करना। इस तरह वो अपना नाम और नंबर उसे बता देती है और इसी तरह दोनों ही एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं और एक दूसरे से मिलने भी लग जाते हैं। दोनों में अब प्यार का रिश्ता बन चुका था और वो शादी का फैसला करते हैं। अजय अपनी माँ से रूमा के हकलानेपन की बात छुपा लेता है और कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। और एक दिन उसकी सास किचन में आकर उससे पूछती है, खाने में क्या बन रहा है बहू? आज पहली बार तुझसे बात करने का मौका मिला है, वरना मेरा बेटा तुझसे बात ही कहाँ करने देता है। वो मेरा मतलब वो। बेटा कोई बात नहीं,
खुलकर बोलो, अब मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे कैसी शर्म। बोलो, खुलकर बोलो बेटा। जी वो मैं गाजर का। ये तू कैसे बोल रही है? कहीं कहीं तू हकलाती तो नहीं है? बोल भी। हाँ माँ जी, मुझे हकलाने की बीमारी है। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। बहू चुनने में ठगा गई मैं तो। हे भगवान। अरे कलमुही, तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या अपना पति बनाने के लिए? सारी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। तभी वहाँ अजय आ जाता है और अपनी माँ को ऐसे भड़कता हुआ देखकर कहता है, माँ ये मेरी बीवी है और आप इस पे चिल्ला नहीं सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है और दिल की ये बहुत साफ है, समझिए आप। तो और क्या करूं? ये लड़की तेरे काबिल नहीं है। जरूर इसने तुझ पर कोई जादू टोना किया होगा। माँ ऐसा कुछ नहीं है और आज के बाद मेरी बीवी से ऐसी बात मत करना। हाय, मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा। कैसी किस्मत है मेरी। इस करमजली को तो मैं अपने घर में रहने ही नहीं दूंगी। कोई जुगाड़ लगाकर इसे घर से बाहर निकालती हूँ। इस बहस के बाद निर्मला अपनी बहू से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है, पर पुत्र मोह उसे अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करने से रोक लेता है। एक दिन अजय सबको पिक्चर दिखाने सिनेमा हॉल ले जाता है। तभी उनके रास्ते में सामने से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर रूमा के बचपन की दोस्त दीक्षा, जो कि सब रजिस्टर बन चुकी थी और उसकी हकलाने की वजह से उसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। वो गाड़ी से उतरकर उससे मिलती है। अरे रूमा, तू यहाँ कैसी है? बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। और क्या बात है, शादी वादी कर ली तूने और मुझे बताया भी नहीं? हाँ यार, लव मैरिज की है मैंने। अरे तुझे अभी भी ठीक से बोलना नहीं आया? अभी भी वही मैं करती है। हाँ यार, और ये सब छोड़, ये बता तू 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 यहाँ कैसे, क्या कर रही है यहाँ? वैसे मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करके सब रजिस्ट्रार बन गई हूँ। अब आराम से शादी करूंगी किसी अमीर लड़के से, यूं ही ऐसे किसी लड़के से नहीं। छोड़, वैसे भी तू हकलाती है तो इतने में इतना ही मिलेगा। यू खुसट बुढ़िया, चलो साइड हटो, मेरी पिक्चर खत्म ना हो जाए तुम्हारे सास बहू के झगड़ों में। अपने और अपने बेटे की बेइज्जती सुनकर उसकी सास को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो घर जाकर अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे घर से निकाल देती है। अजय अपनी माँ के गुस्से की वजह से रूमा को जाने से रोक नहीं पाता और वो बेचारी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके माता पिता उसे समझाते हैं। बेटा बेटा रो मत बेटा, बेटा तेरा बाप अभी जिंदा है। तेरे बाप के होते हुए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक तेरे बाप की जान है ना, तेरा बाप तेरे लिए सब कुछ करेगा बेटा। बेटा तू रो मत, हिम्मत मत हार बेटा। इस दुनिया का सामना तुझे करना होगा बेटा। दुनिया का सामना नहीं करेगी तो ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटा। और तुझे कुछ हो गया तो तेरे बुढ़े माँ बाप का क्या होगा, तूने सोचा है? नहीं ना, तू जिएगी बेटा। तू इस दुनिया पे ना अपना नाम हासिल कर। एक काम कर, तू पढ़, तू लिख, तू बहुत बढ़िया इंसान बन। और तू कुछ बन गई ना बेटा तो ये दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरा पति, तेरी सास सब तेरी इज्जत करेंगे बेटा। पिताजी, मैं इस दुनिया के लोगों और उनका व्यवहार देखकर थक गई हूँ। मुझसे बेटा तू हार मत मान। तू मेरी बहादुर बेटी है ना। तुझे रोना नहीं है। तुझे इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है ताकि तेरी जैसी लड़कियों की कभी कोई बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन मुझे। शाबाश, ये हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। यही तो मेरी बेटी है। रो मत। अब तू फोकस कर कि तू कुछ करेगी, तू कुछ बनेगी। अपने पिता की ये बात सुनकर उसमें जोश आ जाता है और वो आईएएस की पढ़ाई में जी जान से मेहनत करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद उसके आईएएस का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो अव्वल रैंक लाकर आईएएस बन जाती है। जिसके बाद उसके सास और पति उससे आकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और उन्हें माफ कर देती है वो। इसी तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगता है। रीतू को शुरू से ही तीखा खाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो बहुत ज्यादा तीखा खाया करती थी। शादी के बाद भी वो खाना बहुत ही ज्यादा तीखा बनाया करती थी। एक दिन जब रीतू ने बहुत ही तीखा खाना बनाया होता है, जिसे खाने के बाद तो रीतू की सास तुलसी के कान से धुआं निकल जाता है।
बहू, तूने खाने में मिर्ची डाली है या मिर्च में खाना बनाया है? अरे इतना तीखा कौन खाता है? तुझे क्या अपने सास ससुर से प्यार नहीं है जो तू इतनी मिर्च वाला खाना बना रही है घर में? माँ जी, मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से तो मैं मिर्च वाला खाना बनाती ही आ रही हूँ। बहू, हमें तो लगा तू धीरे धीरे सादा खाना भी बनाने लग जाएगी, लेकिन तूने तो सचमुच हद ही कर दी। माँ जी, क्या हद कर दी मैंने? आपको तीखा खाना पसंद नहीं आया तो मैंने हद कर दी है। बहू, मिर्च मसाला चल जाता है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा ही तीखा बनाया है तूने खाना। हम लोग तो जरा सा भी तीखा खाना नहीं खाते, बस तेरी वजह से अब तक खा रहे हैं, लेकिन बस अब और नहीं। माँ जी, लेकिन मुझे तो तीखा ही पसंद है ना। बहू, मैं तुझे तीखा खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस अब हमें माफ कर दे। तुझे नहीं पता, लेकिन अब तक हम लोग कैसे तेरा बनाया हुआ तीखा खाना खा रहे थे। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो कि मैं अब से कुछ तीखा नहीं बनाऊंगी? हाँ बहू, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुझे खाना है तो तू खा, लेकिन हमारे लिए मिर्चियों वाला तीखा खाना मत बना, वरना मेरे बचे कुछ जो दिन बचे हैं ना, वो भी नहीं रहेंगे और मैं चल बसूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। रितु अब खाने के साथ तीखी मिर्चियाँ खाने लगती है और वो रितु को तीखे खाने से भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगता था। कुछ दिनों बाद रितु और तुलसी दोनों पड़ोसन रमा के घर जाते हैं, रमा की दावत में। अरे तुलसी, तू इतनी लेट क्यों आई है? तूने तो आने में देर ही कर दी, मुझे लगा अब तू आएगी ही नहीं। खैर, अच्छा हुआ तू आ गई। पता है, अभी तेरी ही बात हो रही थी। चल अब रमा, झूठ भी मत बोल, तू कहाँ मेरी बात समझने लग गई। एक तो तू पहले ही लेट आई है और अब मुझसे बातें करने लग गई। अरे चल, अब दावत भी शुरू हो चुकी है, चल मैं तुझे प्लेट देती हूँ। रमा आंटी, आपने तीखी मिर्च तो रखी है ना? तीखी मिर्ची? वो क्यों बहू? क्यों क्या? मुझे तीखा खाना पसंद है ना। अब आपने मेरे लिए तो बस तीखा खाना बनाया ही नहीं होगा, तो मैं पूछ रही हूँ कि मिर्च है ना तीखी वाली? बहू, तू किसी के घर में दावत में आई है और यहाँ जो है वो खा लेना, अपनी मर्जी का नहीं मिलने वाला। क्यों माँ जी, दावत रखी है तो सबकी पसंद का ध्यान भी तो रखना चाहिए ना। आंटी, मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? अब आप ही बताओ, मुझे तीखी मिर्च पसंद है तो पसंद है, इसमें बुराई ही क्या है? अरे कुछ गलत नहीं बोल रही है बहू। और हाँ, मेरे घर में मिर्ची तो तू खा लियो, जितनी भी खानी हो। खुश अब? अच्छा, अब ठीक है, चले अब दावत के लिए। अरे हाँ हाँ, चलो अब। रमा तुलसी और रितु को लेकर जहाँ खाना खाया जा रहा था वहाँ चली जाती है। रितु खाने के साथ साथ तीखी मिर्चियाँ भी खाने लगती है। वहाँ आए लोग सब रितु को ही देख रहे थे कि आखिर वो इतनी तीखी मिर्ची कैसे खा रही थी। कुछ देर बाद एक अमन नाम का लड़का रितु को मिर्चियाँ खाते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है। मैडम जी, इतनी मिर्चियाँ क्यों खा रही हो? रोना चाहते हो या आंसू छुपाना चाहते हो? अरे ओ, इंसान क्या अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता? मुझे मिर्च पसंद है तो खा ही रही हूँ मैं। लेकिन आपको क्या तीखा खाने की जरूरत है? आप तो वैसे ही बवाल मचा रही हो। अगर आप इस तरह से बकवास करते रहे ना तो मैं बवाल मचा रही हूँ तो वो अलग बात होगी, लेकिन आपके साथ क्या क्या होगा वो आप नहीं सोच सकते हो, इसलिए अच्छा होगा आप जाइए यहाँ से। क्या मैडम, आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च खा रही हो और मुझे मिर्ची खाते हुए ना लोग पसंद है, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ। क्या मैं आपको देख भी नहीं सकता? इतना भी क्या जुल्म करना। अच्छा, आपको मुझे देखना है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। रितु इतना बोलकर अमन के मुंह में जबरदस्ती तीखी मिर्ची डाल देती है। इसके बाद अमन पानी के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। रितु को तीखी मिर्ची इतनी पसंद थी कि अब वो हर चीज के साथ तीखी मिर्ची खाने लगती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद रितु अपने कमरे में बैठकर तीखी मिर्ची और दाल चावल खा रही होती है। तभी वहाँ रितु की सास और रितु का पति अंकित आता है। अरे अब बस भी करो रितु, इतनी मिर्ची क्यों खा रही हो? अरे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा ऐसे तो। मुझे कुछ नहीं होने वाला, तीखी मिर्च तो मेरे लिए शहद है। जब तक मैं तीखी मिर्च ना खाऊं मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता और ना ही दिन खत्म होता। वो तो ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी सारी मिर्ची है ये। अरे तुम्हें पता है ना, तीखी मिर्ची खाने से कई बार हमारा पेट खराब हो जाता है। अरे इतना भी मत खाओ कि बाद में हमें पछताना पड़े। तुम लोगों का होगा ऐसा पेट जो तीखा खाना ना पचा पाए, लेकिन मेरा पेट ऐसा नहीं है और इससे भी तीखा तीखा खाना पचाया है मैंने।
और ये मिर्ची तो मुझे इतनी तीखी लग भी नहीं रही है। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है ये लड़की, इतनी तीखी तीखी मिर्ची खा रही है। जरा सा भी तीखा नहीं लगता इसे। अरे तीखी तेरी जुबान से भले ही ना, लेकिन तेरे पेट की हालत जरूर खराब हो रही है। माँ जी आप तो कुछ बोलो ही मत। आपने ही तो मुझे बोला था ना कि अगर मुझे तीखा खाना है तो मैं खाने के साथ मिर्ची खा सकती हूँ, और जब अब मैं सच में खाने के साथ मिर्ची खा रही हूँ तो आप सुना रही हो। अरे मुझे क्या पता था कि तू इतनी तीखी मिर्ची खाएगी। तेरे पेट से आग नहीं निकलती या कानों से धुआं नहीं निकलता। मत खा, वरना किसी दिन मिर्चियों की माला लगानी पड़ जाएगी तेरी तस्वीर पर। माँ जी आप तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि आप अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी लाओ जो आपके इशारों पर चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस सोचती रहो ये सब। माँ ये सब मेरी दूसरी पत्नी लाने के लिए नहीं बोल रही है, बल्कि ये इसलिए बोल रही है ताकि तुम थोड़ा बहुत समझदार बन सको। लेकिन नहीं, तुम्हें दूसरों की बात समझ में कहाँ आती है। अंकित बेटा तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल इसे हमारी बात समझ आ जाएगी। माँ समझ तो आ जाएगा, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि रितु की तबीयत ना खराब हो जाए इन तीखी मिर्ची के चक्कर में, क्योंकि तीखा खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बहू बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बहू को तू देख रहा है ना कैसे बस अपनी मनमानी करे जा रही है, किसी की सुनने तक को राजी नहीं है। तो हम कर भी कह सकते हैं अब। माँ जी अगर आप सही बोल रही होती ना तो मैं आपकी बात मान भी लेती, लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल गलत है। मैं क्या, कोई भी ना माने, आप लोग फीका खाते हो, मैं नहीं। रितु की इन सब हरकतों से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत तंग आ चुके थे। रितु किसी की बात सुनने तक को राजी नहीं थी, बस अपनी ही मनमानी किया करती और रोज तीखी मिर्ची ही खाया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी रितु की इस आदत में कोई भी सुधार नहीं आता है। कुछ दिनों बाद रितु के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो कि रितु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ये देखकर तुलसी और अंकित दोनों रितु को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर रितु का इलाज करता है। और रितु का चेकअप करने के बाद डॉक्टर सबको बताते हैं, माता जी आपकी बहू को बवासीर हो गया है। आपकी बहू तीखा खाने की बहुत ज्यादा शौकीन है क्या? डॉक्टर साहब आप गलत बोल रहे हो। तीखा नहीं बल्कि तीखी मिर्ची खाने की बहुत शौकीन है मेरी बहू। तो बस फिर इसमें हैरानी की क्या बात है। अब खाने पर काबू नहीं करोगे तो कोई दिक्कत तो होगी ही ना। डॉक्टर साहब अब मैं तीखी मिर्ची तो खा सकती हूँ ना? आप अब तीखा और ये मसाला वाला खाना भूल जाओ, बस खुशबू से ही मन भरना होगा। अब सादा खाना ही आपके जीवन को बचा सकता है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद रितु को मजबूरन मिर्ची खाने पर काबू करना पड़ता है। शोभना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शोभना का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से ही पली बड़ी शोभना की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे ही शोभना का अपने घर गांव बहुत ही कमाना होता। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शोभना काफी व्यस्त हो जाती है। एक रोज शोभना अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। माँ इस बार अगर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं जरूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। हाँ हाँ पूरे 5 साल हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। इस बार भी मैं इंतजार करूंगी। माँ आप तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती नहीं है और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ आपको जाना है तो आप जाओ, नानी से मिलने हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ 10 दिनों की तो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी जगह जाए, हम नहीं जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल गांव पसंद नहीं। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली आ जाइयो। शोभना अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से शोभना को समय नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी शोभना अपने पति रोशन से कहती है, जी वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गांव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हमसे। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ, मुझे तो काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं।
और छुट्टी तो बच्चों की हुई है, मेरी थोड़ी ना। पापा मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं। और वहाँ की चीजें भी बहुत गंदी होती है, खाना भी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं जाना गाँव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? और मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गांव चलना है या नहीं चलना है। माँ आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गाँव नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। हाँ हाँ माँ, केशव बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी नहीं जाने वाली। आप अपना देख लो। इतना कहने के बाद केशव और ममता दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रोशन शोभना पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो आजकल के बच्चे देखो, संस्कार नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा है तुमने? जब भी मैं डांटती हूँ तो तुम मुझे से डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। अब अगले ही दिन कलावती फिर से अपनी बेटी शोभना को फोन करती है और शोभना भी बड़ी ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, बच्चे अगर मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो तू अकेली चली आना। पता नहीं माँ बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर शोभना फोन रख देती है। अब इधर कलावती अपनी बेटी शोभना से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही शोभना के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही कलावती शोभना के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा केशव खोलता है। जी आप कौन है? आपको किससे मिलना है? 1 मिनट माँ, बाहर आके देखो, कोई पैसा मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अब जैसे ही ममता गेट लगा देती है, वैसे ही कलावती को बहुत दुख होता है कि उसके नाती और नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब शोभना तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है, माँ आप यहाँ और कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आ गई मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा दे मुझे। माँ कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और ममता तो बिल्कुल तुझ पर गई है। केशव और ममता अपनी नानी कलावती को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि कलावती गांव से थी और कलावती के कपड़े भी थोड़े मैले कुचले से थे। शोभना अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी शोभना अपनी माँ का आवभगत करती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अब ना जाने अगली बार कब मिलना हो। 1-2 महीने रुक कर जाना माँ, मुझे अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का भी काम देखना है। तुझे तो पता है आजकल के बच्चे कहाँ कुछ सुनते हैं। शोभना अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन केशव और ममता अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते। एक रोज शोभना की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण शोभना बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। केशव और ममता दाल चावल खाना पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज शोभना की तो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसने चावल दाल बना दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी। आप गांव वाले लोगों को गोबर पाथने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ सच में, उसमें से ना बहुत स्मेल आती है। अब कैसे कर लेती हो नानी? कलावती को बच्चों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसे पता था शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं। बड़ों की इज्जत तो उन्हें करनी ही नहीं आती। इसलिए अब कलावती गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बना हुआ आम का अचार निकालकर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकालकर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे।
बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा हुआ है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा, या तो आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने नहीं रखा तो ये यहाँ आया कैसे? कहीं यहाँ नानी ने तो नहीं रखा? अब केशव और ममता को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं वो नानी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ममता अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बनाकर जाना। मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना खाकर वाकई तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई। हाँ हाँ नानी, प्लीज प्लीज आप ना आम का अचार बना कर ही जाना, वरना हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नानी के हाथ के आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने? तो मेरे ही गुण गाने शुरू कर दिए। देखा नानी के हाथ का जादू। ये तो मानना पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ा, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ। तो नानी आप कब बना रहे हो आम का अचार? और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया था स्कूल में। अब केशव और ममता की नानी कलावती अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती है, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।